नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में आज थोड़ा प्रेशर है। इनफैक्ट डे लो के आसपास इंडिसेस अभी कामकाज कर रहे हैं और जो बिकवाली है वो अभी कुछ देर पहले एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ी। ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी आज इनफैक्ट प्रेशर देखने को मिल रहा है, जहां पर मिड कैप इंडेक्स तो करीब 3/4% नीचे कामकाज कर रहा है और फ्रंट लाइन इंडेक्स में आपकी स्क्रीन पर है डे लो पर तमाम सभी इंडिसेस जो है वो कामकाज करते हुए, चाहे फ्रंट लाइन हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब के सब ऑलमोस्ट डे लो पर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक एकाएक बिकवाली बड़ी, 0.5% नीचे। निफ्टी डे लो पर 125 अंकों की बिकवाली, वहां पर मिड कैप इंडेक्स 3/4% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेज बिकवाली है। थोड़ी पहले जो एडवांस डिक्लाइन करीब 1400-1500 शेयर तेजी में थे और करीब 1300 शेयर बिकवाली में थे, वो एकाएक बढ़े हैं और 1000 शेयर अब बढ़ने वाले हैं, 1100 शेयर और करीब 1700-1750 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली का ट्रेंड एकाएक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है और वो सेल ऑफ अभी डे लो के आसपास इंडिसेस को लेकर आ चुका है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालिया सर से, हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, नंबर से बातचीत करेंगे, कैसे देख रहे हैं वो मार्केट्स को, कहाँ सपोर्ट है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे उनसे। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर जिनमें एकाएक फेरबदल भी हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। खास तौर से 18,000 के जोन्स में मेजर पुट राइटर, 18,200 के जोन्स में मेजर पुट राइटिंग आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि निफ्टी 18,180 का क्रूशल जोन है, उसके नीचे भी कामकाज कर रहा है। तो अब राजेश जी से इसी के ऊपर राय लेंगे कि यहाँ से क्लोजिंग इसके नीचे देखनी है कि 18,000 अब नेक्स्ट लेवल इसको नजर रखी जाए। 18,200 मेजर कॉल राइटिंग जोन, सो फार 18,300 के आसपास आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मेजरली बाजार में 18,100 18,200 पे पुट राइटर्स एक्टिव है। निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाइस को ऑलमोस्ट हिट करने के बाद से प्रेशर में लगातार कामकाज कर रहा है और जो बिकवाली है उसके हिसाब से 43,800 43,900 44,000 यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं और 43,800 43,700 43,500 के आसपास आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन के हिसाब से ब्रॉडर मार्केट्स में क्योंकि बिकवाली बड़ी है तो सारे जो साइन है वो भी अब आपको बियरिश साइड पे ही दिखाई पड़ेंगे। करीब 165 शेयर ऑलमोस्ट ऐसे हैं जो कि, या 160 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं और 30 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। लॉन्ग बिल्डअप बहुत ज़्यादा है नहीं बाजार में, लेकिन एक्साइड, एक्सकॉट्स कबोटा, MRF, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है। बिकवाली है, शॉर्ट कवरिंग है ग्रेन्यूल्स में, शॉर्ट कवरिंग है टोरेंट फार्मा में, हीरो मोटोकॉप में, इंडियन होटल। आज फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, अभी थोड़ा सा ठंडा ज़रूर पड़ा। इसके अलावा नए शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ेंगे सिलेक्टिव बैंक्स के अंदर, NBFCs में। PVR नंबर्स के बाद लगातार 2 दिन से 10-12% टूट गया। ओबरॉय रियल्टी करीब 6% नीचे, GSPL नंबर के बाद 4.5% नीचे, वोडाफोन आइडिया न्यूज़ फ्लो के बीच में करीब 4% नीचे कामकाज कर रहा है। अनवाइंडिंग है ऑरोबिंदो फार्मा में, अनवाइंडिंग है AB रिटेल में। AB रिटेल ऑलरेडी साल के लोस पर है, वहीं पर ये कामकाज कर रहा है और गेल करीब 2% नीचे ये भी ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, सेटअप बिगड़ा एक मार्केट्स का और अभी करीब 18,180 के जो क्रूशल जोन्स थे उनके भी नीचे निफ्टी पहुंच चुका है। क्या करना चाहिए इंडिसेस में? अब यहां से शॉर्ट खोलें या फिर अभी वेट करें, कोई पुल बैक का वेट करके वहां शॉर्ट करें, या वेट करें लॉन्ग के साथ ही? गुड आफ्टरनून सुमित जी। यस, तो काफी इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला आज के सेशन में। ओपनिंग के बाद से ही देखें तो एक दबाव में ही मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर तो हायर साइड पे बना हुआ था और जहां से मेजर सप्लाई जो बना है वो बैंकिंग स्टॉक्स में बना है। तो हमें लगता है निफ्टी में अब हमने 18,200 के लेवल को तोड़ा है, तो ये फर्दर डाउन साइड में 18,100 जो कि इसके लिए मेजर सपोर्ट एरिया, वहां तक भी फिसलते हुए दिख सकता है। क्योंकि अगर हम डेटा भी देखें तो यहाँ पे जो पुट राइटर्स 18,200 की स्ट्राइक पे थे, वहां पे भी अनवाइंडिंग के ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। और जो 18,300 18,200 ये सारी स्ट्राइक पे अनवाइंडिंग के ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखे। और वहीं अगर हम अदर एंड पे देखें तो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अब लोअर साइड पे शिफ्ट करी। 18,300 18,250 18,200 ये स्ट्राइक पे अब कॉल राइटर्स एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में एक हायर साइड पे सप्लाई जोन बना रहेगा एटलीस्ट अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पे 18,300 काफी चैलेंजिंग लेवल रहेगा क्रॉस करने के लिए। तो फिलहाल 18,200 के नीचे अगर रहता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे 18,100 के आसपास का है। तो थोड़ा सा अगर पुल बैक मिलता है तो टूवर्ड्स 18,200 के आसपास आता है तो वहां शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 18,240 का, और डाउन साइड के टारगेट 18,100 तक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। बट ओवरऑल सुमित जी देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट ये नियर टर्म में एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आते हुए दिख रही है। तो ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है मार्केट में। हो सकता है हम 18,100 की तरफ फिसलते हुए दिखे। 18,100 के जोन्स भी आते हुए दिखाई पड़े, बहुत दूर नहीं है, लेकिन 18,100 के आसपास थोड़ा सा मार्केट को
ब्रीदर लेना चाहिए। ये बात सही है कि बढ़िया तेज़ी के बाद अब प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। अब भूलना नहीं चाहिए 16,800 से चलता हुआ निफ्टी 18,400 500 तक गया, तो उसके बाद अगर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है तो लाजमी भी है। जो आपको दिखाई पड़ रही है इंडेक्सेस में डे लो के आसपास इंडेक्स को लेकर आ चुकी है। राजेश जी, अब इंडिविजुअल कॉल्स, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ पर आप शॉर्ट हो? तो सुमित जी, आज थोड़ा शॉर्ट की तरफ भी हमने देखा है, तो हमें लगता है ग्रेसिम पे यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। ग्रेसिम का सेटअप यहाँ पे वीक होते हुए जा रहा है। जिस तरीके से ग्रेसिम ने अब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, 1725 के आसपास इसके सपोर्ट थे, उसको तोड़ा है। तो हमें लगता है ग्रेसिम फ्यूचर में यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं करीब 1675 तक की डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, जो कि इसके 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास का जोन है। तो हमें लगता है नियर टर्म सेटअप में ऑलमोस्ट फोर्थ फिफ्थ कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक में 1675 के टारगेट के लिए शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1730 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक शॉर्ट करना है वो है आरबीएल बैंक का। बैंकिंग स्टॉक्स में भी देखें तो एक अच्छा प्रेशर यहाँ पे बना है। वहीं हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी भी अब 43,800 के नीचे, जो कि एक सपोर्ट था, उसको तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करी। तो वहां पे भी हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव है, 43,500 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन बुक। तो आरबीएल बैंक हमें लगता है कि जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है यहाँ पे फर्दर डाउन साइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 140 138 तक की डाउन साइड के टारगेट के लिए आरबीएल बैंक फ्यूचर शॉर्ट किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 149 के आसपास। जो स्टॉक हमें लगता है बाय किया जा सकता है वो है ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में से, उसमें हमें लगता है एस्कॉर्ट पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। एस्कॉर्ट को देखें तो डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है। जिस तरीके से आज इतने सेलिंग प्रेशर के बावजूद भी ये स्टॉक में अगर हम देखें तो सारी सेलिंग हायर साइड पे एब्जॉर्ब होते हुए दिखी, जो ब्रेकआउट बने हुए। हमें लगता है स्कॉट का यहाँ पे फर्दर टारगेट जो आगे आने वाला दिनों में देखने को मिल सकता है वो होना चाहिए करीब 2180 2200 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 2095 के आसपास। स्कॉट्स कुबोटा, आज सुबह प्रशांत सावंत ने भी इसको बाय साइड पर रिकमेंड किया था, लेकिन बिकवाली आप कर सकते हैं ग्रासिम में, बिकवाली आप कर सकते हैं आरबीएल बैंक में। फर्दर स्लाइड डाउन शायद यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग में आप मेंटेन रहेंगे स्कॉट्स में। तो आरबीएल बैंक 140 138 ये टारगेट्स जहाँ पर आप बिकवाली के लिए इसे चुनेंगे। इसके अलावा ग्रासिम 1675 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे, 1730 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और लाइकवाइज आप लॉन्ग जाएंगे स्कॉट्स के अंदर, जहां पर आप अपनी पोजीशंस लॉन्ग साइड पे मेंटेन कर सकते हैं। और जो टारगेट्स रहेंगे वो करीब करीब 2180 के टारगेट्स के लिए 2075 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये स्कॉट्स पर राय राजेश जी की। प्रशांत जी ने भी आज सुबह इसमें एक बाय साइड पर अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तो दोनों ही कॉल्स जो है वो बाय साइड पर स्कॉट्स कुबोटा के ऊपर आ रही हैं। ये प्रशांत की कॉल भी आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने 2100 की कॉल पे 55 रुपये और 65 रुपये के टारगेट दिए थे, जो कि अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। राजेश जी, अब कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज बात करना जरूरी है, उसमें से सेलेक्टिव स्टॉक्स जिसमें पीवीआर नंबर्स के बाद लगातार 2 दिन में इरोड हुआ 10% के आसपास। तो ये इरोजन अभी यहाँ थमेगा या फिर और थोड़ा स्लाइड डाउन देखेंगे हम इसमें? तो सुमित जी, आज का सेलिंग प्रेशर देखें तो काफी इंटेंस सेलिंग प्रेशर रहा और स्टॉक ने अब यहाँ से 1400 के लेवल को भी डिसाइसिवली ब्रेक डाउन दिया है। तो जिस तरीके से अब स्टॉक 1400 के नीचे फिसला है, अगर डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो स्टॉक में एक करेक्टिव मूव यहाँ पे हमें लगता है फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और मंथली सेटअप पे भी हमें लगता है इसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट तो अब इसका 1280 के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है। तो फर्दर यहाँ पे सेलिंग रहेगी। यहाँ पे स्टॉक में लोअर साइड के टारगेट 1310 से लेके 1280 तक के डाउन साइड के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक में सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। तो करंट लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है। थोड़ा पुल बैक आता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल बनेगा। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1390 के आसपास शॉर्ट करने। 1390 के आसपास के आप स्टॉप लेके शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं। दो नाम जो स्टार परफॉर्मर थे कल के, एक है एस्ट्रल और दूसरा है बिरला सॉफ्ट। दोनों में आज मेजरली अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी विद हेवी ओआई। यहाँ पर कोई नए शॉर्ट्स खोलने की जरूरत दिख रही है आपको? तो देखिए, बिरला सॉफ्ट का सेटअप तो अभी भी पॉजिटिव है। थोड़ी जरूर प्रॉफिट टेकिंग आई है। हमें लगता है कि ये डिप अगर मिलती है टुवर्ड्स 315 तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। वापस बिरला सॉफ्ट को एक बार रिव्यू करना चाहिए वहां पे। हमें लगता है वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। उसके आसपास से सपोर्ट बाइंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिखेगी। तो बिरला सॉफ्ट में अभी शॉर्ट तो नहीं करना है। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी बहुत लोअर साइड से लिया हुआ है और आपको थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर यहाँ बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि सभी स्टॉक्स पे एक बार प्रेशर तो बनेगा। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट ओवरऑल
हमें लगता है कि 315 के आसपास इसके सपोर्ट बनेंगे। एस्ट्रल का भी सेटअप देखें तो ओवरऑल तो बुलिश ही है, लेकिन जरूर हायर साइड से आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है। आपके पास लोअर साइड की पोजीशन है तो आप थोड़ा यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। डाउन साइड में वापस 1620 1610 की तरफ आता है तो वहां पे इसको रिव्यू करना चाहिए, वो एक अच्छे सपोर्ट एरिया है, वहां पे हमें लगता है कि वापस सपोर्ट बाइंग एक्शन बनते हुए दिखेगी। तो एस्ट्रल और बिरला सॉफ्ट दोनों को लेकर आए आपने सुनी अभी एक बार ये देवयानी के नंबर्स और देख लिए अभी नंबर्स आए हैं। 60 करोड़ का मुनाफा आया है 76 करोड़ से घटकर वाई बेसिस पर, और कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें भी एक फ्लैटिश काइंड ऑफ ही नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। स्टॉक में बहुत रिएक्शन नहीं है, करीब करीब आधा % ऊपर ये स्टॉक, आधा % नीचे अभी ये स्टॉक कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मुनाफा 76 करोड़ से घटकर करीब करीब 61 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। और ओवरऑल जो नंबर्स हैं उसमें रेवेन्यूज़ फ्रंट पर करीब करीब 591 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ रुपए की रेंज में कहीं रेवेन्यू आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 755 करोड़ रुपए 600 करोड़ से बढ़कर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में एक डिप है। तो एबिटा फंड पर भी कंपनी के नंबर से प्रेशर है, जिसका इम्पैक्ट बॉटम लाइन में आप जरूर आता हुआ देख रहे हैं। मोरलेस फ्लैट टोन पे भी देवयानी का स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश जी, एक दो नंबर्स के ऊपर रिएक्शन है, जीएसपीएल पे और ओबरॉय रियल्टी पे। करीब 4% नीचे जीएसपीएल का स्टॉक और 6% नीचे ओबरॉय का स्टॉक, दोनों में हैवी शॉर्टिंग हो रही है। ओआई को देखते हो तो दिख रहा है, कहां तक लेके जाएंगे ये? बिल्कुल, जिंदल स्टील में काफी शॉर्ट पोजीशन यहाँ ओपन होते हुए दिख रही है, और जिस तरीके से अब यहाँ पे सेटअप बन रहा है, हमें लगता है इसका नेक्स्ट लेवल लग रहा है 525 इमीडिएट लेवल पे ये स्टॉक वहां तक आते हुए दिखेगा। अगर ये 525 को भी तोड़ता है तो फर्दर इसका प्रेशर यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को 500 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इमीडिएट टारगेट 525 हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास शॉर्ट का ट्रेड है ओपन रखें, और स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे ट्रेल कर लें करीब 548 के आसपास। वहीं हम देखें ओबेरॉय रियल्टी, ये स्टॉक भी एक अच्छे मोमेंटम दिखा रहा था, लेकिन आज नंबर्स के बाद इसने एक शार्प रिएक्शन प्रॉफिट टेकिंग का यहाँ पे बनाते हुए दिखा है, और स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 940 के आसपास था उसको भी तोड़ा है। तो हमें लगता है अगर 940 के नीचे रहेगा तो फर्दर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होगी, और स्टॉक में नेक्स्ट लेवल जो डाउन साइड में बन सकता है वो 890 की तरफ बन सकता है। तो जिनके पास शॉर्ट का ट्रेड है 940 के स्टॉप लॉस से ओपन रख सकते हैं पोजीशन 900 और 880 के डाउन साइड के टारगेट की। Okay. तो आपको ओबरॉय रियल्टी के ऊपर राय राजेश जी दे रहे थे। अच्छा, अब कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। चौथी तिमाही में जेके पेपर के नंबर्स अनुमान के मुताबिक रहे हैं, मुनाफा 15% बढ़ा है, तो आय भी करीब करीब 5% की एक बढ़त देखने को मिली। हालांकि मार्जिन में थोड़ा सा दबाव इस बार के नंबर्स में देखने को मिला। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर एएस मेहता सर मौजूद भी हैं। मेहता सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वाई बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डबल 60-65% का एक जंप वहां पर देखने को मिला है, और सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा सबड्यूड नंबर्स। तो कितना इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर मार्जिन्स का, यानी कि इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी हुई थी पहले, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कत रही पूरे वित्तीय वर्ष में, तो वो कितनी कम हुई? कैसी सिचुएशन मार्जिन की, क्या डिमांड सिनेरियो है, क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, क्या की हाईलाइट रहा इस क्वार्टर के नंबर्स के? देखिए, ये अगर पूरे साल को अगर आप देखते हैं तो इस साल के शुरुआत के 6 महीने बहुत अच्छे थे पेपर इंडस्ट्री के लिए, और जो थर्ड क्वार्टर था वो भी काफी ठीक था। लेकिन फोर्थ क्वार्टर आते आते कुछ प्रोडक्ट की डिमांड में इम्पैक्ट आया, उसमें पैकेजिंग बोर्ड और कोटेड पेपर का डिमांड में इम्पैक्ट था, और क्योंकि डिमांड में इम्पैक्ट आया तो उसका प्राइसिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट आया, तो एनएसआर भी ड्रॉप हुई इन दोनों प्रोडक्ट कैटेगरी में। इनपुट कॉस्ट, मैं कहूंगा कि कुछ इनपुट की कॉस्ट जरूर गिरी है, लेकिन जो बेसिक इनपुट है उसमें कोई बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं हुआ। जैसे लकड़ी के दाम कोई कम नहीं हुए, उसमें तो थोड़ा और बढ़ोतरी हुई है, और एनर्जी प्राइसेस में को थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, कोल प्राइसेस थोड़ी ड्रॉप हुई तो उसमें एडवांटेज मिला है। तो इस तरह से करके फेयरली एक बैलेंस सिनेरियो रहा। लेकिन मैंने पिछले क्वार्टर में ही ये कमेंट किया था कि जो थर्ड क्वार्टर का जब रिजल्ट के ऊपर बात कर रहे थे उस टाइम में मैंने कहा था कि ये जो पहले 3 क्वार्टर हैं, ये क्वार्टर पेपर इंडस्ट्री के लिए अच्छे हैं, लेकिन इस तरह के रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं होंगे, क्योंकि एक रिजनेबल लेवल के ऊपर मार्जिन रहता है तब भी ठीक है इंडस्ट्री के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इवन Q4 का जो रिजल्ट है, मार्जिन हेल्दी परसेंटेज है, हेल्दी मार्जिन है, तो उसमें इंडस्ट्री को कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड मैं ये कहूंगा कि इनपुट की कुछ और दाम
केमिकल के या एनर्जी के कुछ थोड़े से और बेटर हो सकते हैं। लेकिन लकड़ी के दाम में कोई गिरावट मुझे नहीं दिखती, रादर उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है। और पेपर के प्राइसेस में पैकेजिंग बोर्ड के प्राइस तो इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब तो वापस उसका तो बढ़ना जरूरी है, क्योंकि पैकेजिंग बोर्ड में इस प्राइस के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है और वो सस्टेनेबल नहीं है। मेहता साहब, कोटेड पेपर के प्राइस जो जी। रिड्यूस हुए हैं, उसमें थोड़ा और रिडक्शन हो सकता है, लेकिन ये ठीक डिसेंट लेवल के ऊपर है। ऑफिस पेपर और प्रिंटिंग पेपर की जहां तक बात है, क्योंकि काफी पब्लिकेशन और प्रिंटिंग में जोर है, उसकी डिमांड बहुत अच्छी है और डिमांड के रहते हुए प्राइस भी एक हेल्दी प्राइस पॉइंट पर है, तो अभी तो कोई गिरावट मुझे नहीं दिख रही, लेकिन हो सकता है 2-3 महीने के बाद अगर उसमें थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग कुछ होगी तो देखा जाएगा। मेहता सर, दो चीज़ों को मैं एक साथ क्लब करूंगा। आपने कहा कि मार्जिन सस्टेनेबल सो फार नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, इनपुट कॉस्ट का बहुत इम्पैक्ट अभी आया नहीं है। तो एक जो कंफर्टेबल मार्जिन है वो जेके पेपर के लिए क्या है, पहला पार्ट। दूसरा, जो पेपर एंड बोर्ड स्पेस है उसकी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कैसी करके गई है? देखिए, इस क्वार्टर में पेपर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। बोर्ड की परफॉर्मेंस में मैं ये कहूंगा कि 95% के आसपास परफॉर्म किया हम लोगों ने डिमांड और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी एक फेयरली ठीक ही है। हर बार तो आपको 100 और 100% के ऊपर आप नहीं जा सकते, कुछ पीरियड ऐसे आते हैं, लेकिन क्योंकि जुलाई अगस्त के बाद से फिर पैकेजिंग बोर्ड का अच्छा सीजन शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड पैकेजिंग बोर्ड में अच्छा होगा, क्योंकि पैकेजिंग बोर्ड में तो 9 से 10% की ग्रोथ हम देखते हैं। तो उसमें कोई सिनेरियो मुझे नहीं लगता कि डिमांड साइड कोई इशू आएगा। कभी कभी महीने 2 महीने एक इशू आता है, उसको हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट और कुछ रिडक्शन जो एनर्जी प्राइसेस में या कुछ केमिकल में आएगा, उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। और जो इम्पोर्टेड पल्प यूज करते हैं पैकेजिंग बोर्ड में, वो अब सस्ता हुआ है, तो वो अगले महीने से जब सस्ता वाला पल्प आएगा तो उससे थोड़ा एडवांटेज आएगा, जो हमारा पैकेजिंग बोर्ड की प्रॉफिटेबिलिटी को बेटर करेगा। कैपेसिटी वाइज सर अभी क्या सिचुएशन है, कितना यूटिलाइजेशन है, और कोई नई कैपेसिटी सिरपुर का स्पेशली परफॉर्मेंस वो कैसे आप देख रहे हो? देखिए, पैकेजिंग बोर्ड की कैपेसिटी अभी हम 95% के ऊपर चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले महीने से जब थोड़ा सा बाजार ठीक हो तो हम 100% चला लेंगे, और उसमें कोई इश्यू मुझे दिखता नहीं है। और जेके पेपर तो नोन है 100% प्लस कैपेसिटी पे चलाने के लिए, तो वो हम टारगेट करेंगे कि जो ईयर 23-24 है उसमें हम 100% से ऊपर ही चलाएंगे पैकेजिंग बोर्ड। सिरपुर का जो सवाल आपने पूछा था कि, तो ईयर 22-23 सिरपुर के लिए बहुत अच्छा ईयर रहा। सिरपुर में प्रोडक्शन में 25% का इजाफा हुआ, सेल भी 25% बढ़ी, और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रही, क्योंकि वहां का इनपुट कॉस्ट का एडवांटेज हमें मिला, चाहे वो लकड़ी के दाम हो चाहे वो कोयले के दाम हो। एफिशिएंसी पैरामीटर सिरपुर में अच्छे रहे, वहां की टीम ने अच्छा काम किया, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रही। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी सिरपुर में मुझे लगता है कि हम अभी तक 90% पे यूटिलाइजेशन पे कैपेसिटी पे थे, और इस आने वाले साल में सिरपुर में मुझे लगता है कि हम 95 to 100% यूटिलाइजेशन के ऊपर आने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहता सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, और सालाना आधार पर जो बढ़िया परफॉर्मेंस थी उसके लिए एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आपको। ये बात सही है कि इतने बड़े बेस पे कंटिन्यूसली ग्रो करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जेके पेपर साल दर साल, तिमाही दर तिमाही बेटर परफॉर्म करती आई है, तो वो रिएक्शन भी है स्टॉक के अंदर विद टाइम हमने देखा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सो फार जेके पेपर भले डे लो के आसपास है, लेकिन मार्केट का इम्पैक्ट भी आप कह सकते हैं 366-367 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, और बाजार भी एक बार लेकर आए कि मार्केट्स भी ऑलमोस्ट डे लो के आसपास वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वहाँ पे डिक्लाइन और बढ़ा है। मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली और बढ़ी है, और करीब 1800 शेयर ऐसे हैं जो कि डे लो के आसपास 1800 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और राजेश जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। सस्ता ऑप्शन से आइडेंटिफाई कराते हैं, कुछ और स्टॉक्स भी चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार। Let's you and me